हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो क्वेश्चन हमारे जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं, यानी साइंस, स्टैटिक जीके और उसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हम इसमें शामिल करते हैं, जिससे वो भी आपका रिवीजन होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो देखिए, आपको बताना है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुँच गया है। तो देखिए, जो हमारा फॉरेन रिजर्व होता है यानी विदेशी मुद्रा भंडार होता है, कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है, तो ये पहुंच गया है 571 अरब डॉलर। यानी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 571 अरब डॉलर हो गया है, और ये बदलता भी रहता है समय के साथ, इसमें चेंजमेंट भी आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वस्थ पर्यावरण को भी मानव अधिकार घोषित कर दिया। यानी जो स्वस्थ पर्यावरण है, सभी को स्वस्थ पर्यावरण मिलना चाहिए, ये एक उसका अधिकार होना चाहिए, मानव अधिकार होना चाहिए। और इसे किसने घोषित किया है, तो इसे घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के कई सारे अंग होते हैं और उन्हीं में एक है महासभा, जिसमें कई सारे कंट्री जो भी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो यहाँ पर वोटिंग करते हैं, किसी एक मुद्दे पर चर्चा होती है। तो इसी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ही स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है। तो किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है, तो वो राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक में ही इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। तो चार ऑप्शन में आपको बताना है, एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है, तो वो है सावित्री जिंदल। तो सावित्री जिंदल ही अभी एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। तो मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है, उससे निपटने के लिए जो आपको बताना है, किस देश ने मुद्रा के रूप में यानी मुद्रा की जगह उसने सोने के सिक्कों को लॉन्च किया है, तो वो देश है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ही इस समय मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है और उससे बचने के लिए उसने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है। तो चार ऑप्शन दिए, यानी चार नदियां आपको दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी नदी यहाँ पर राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। तो देखिए, नर्मदा जो हमारी एमपी से निकलती है, वैसे तो ये होकर जाती है, फिर गुजरात यानी अरब सागर में मिलती है। तो राजस्थान में इसका एक बड़ा पार्ट नहीं आता। यहाँ पर सही आंसर होगा लूनी, जो कि पूरी तरीके से राजस्थान की ही नदी है और कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। और यही दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से, वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं राजस्थान में जो कि इससे बड़ा भी नदी तंत्र बनाती हैं, लेकिन बात की जाए ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पर लूनी रिवर ही है जो राजस्थान में सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो निर्मित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था। यानी आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो बात करें अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा किसे इसका फाउंडर माना जाता है, तो फाउंडर माना जाता है A.O. ह्यूम को। और इसे सेफ्टी वॉल का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि एक अंग्रेज को इसका फाउंडर बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था, जिससे अंग्रेजों को ये ना लगे कि ये जो संस्था है ये आज़ादी के लिए मांग करेगी या उससे अंग्रेजों के खिलाफ कार्य करेगी। इसीलिए इसके फाउंडर यानी इसका जो फाउंडर है वो बनाया गया एक अंग्रेज को। A.O. ह्यूम इसके फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और अध्यक्ष बनाया गया WC बनर्जी को। और फिर 1887 में इसके अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी ही कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी रहे। तो इस प्रकार से अगर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा कब भारत आया था। तो देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले आगमन किसका होता है, पुर्तगालियों का ही होता है। यानी यूरोपीय का जो भारतीय आगमन है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो जो सबसे पहले कौन भारत आए यूरोपियों में, तो वो आए पुर्तगाली। पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में ये भारत से गए हैं, क्योंकि गोवा में
आज़ादी के बाद तक भी इनका शासन बना रहा, यानी ये वहाँ पर शासन करते रहे गोवा वाले एरिया में। फिर इनको यहाँ से भगाना पड़ा भारत सरकार को। तो देखिए पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा कब भारत आया था, तो ये आया था 1498 ईस्वी में। तो 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत आया था। और ये किस तट पर उतरा था, तो कालीकट के तट पर उतरा था। और यहीं के शासक राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, यानी इसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। तो 1498 ईस्वी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर के नाम से कौन फेमस है, तो वो है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट जगत के जो पौधे होते हैं उन्हें उभयचर माना जाता है पादप जगत का। उसके अलावा थैलोफाइट्स हो गए, आवृतबीजी या टेरिडोफाइट्स, ये सभी इसी के अलग अलग प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है। तो देखिए बचपन से हम जनरली पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें बचपन से ही बताई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ पर बात की जा रही है 5वीं अवस्था किसे माना जाता है। तो देखिए पदार्थ की 4थी अवस्था माना जाता है प्लाज्मा को, और पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को ही पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है। तो जनरली हम 3 ही अवस्था पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये 2 और आपको इसमें ऐड करनी है, और इन 2 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिए तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर बना हुआ है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है ये टेम्पल। तो इसका निर्माण किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था, तो वो है राजा राज प्रथम या राजा राजा प्रथम। आपको यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण इसी शासक के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए अलग अलग जो त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं फसल तैयार होने पर। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फेस्टिवल हैं, और इसी में आपको बताना है फसल तैयार होने पर कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो देखिए असम का फेमस फेस्टिवल है बिहू, और इसे ही माघ बिहू या कोंगाली बिहू, भोगली बिहू, इस प्रकार से कई टाइप के बिहू त्यौहार होते हैं जो मनाए जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन से असम का एक ही त्यौहार है, और वो है माघ बिहू। और लोहड़ी त्यौहार आपको पंजाब के साथ ही साथ जो नॉर्थ इंडिया के जो भी राज्य हैं, मोस्टली राज्य जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपका उत्तर प्रदेश में भी लोहड़ी को मनाया जाता है जनवरी मंथ में। मकर संक्रांति के पहले लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। उसके अलावा मकर विलक्कू जो त्यौहार है ये आपका केरल का फेस्टिवल है, और पोंगल आपका तमिलनाडु का फेस्टिवल है, जिसमें ही जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया जाता है। तो ये अलग अलग राज्यों के वार्षिक त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर मंदिर में स्थित शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। तो आपको बताना है जो मुक्तेश्वर मंदिर है ये स्थित कहाँ पर है। तो मुक्तेश्वर मंदिर का जो संबंध है शिव जी को समर्पित ये मंदिर है, 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था, और ये मंदिर स्थित है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का ये एक फेमस टेम्पल है मुक्तेश्वर मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है, एक हिंदू मंदिर 10वीं शताब्दी में बना हुआ। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो आपको बताना है तो सबसे पहले जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार को जीता है वो महिला कौन है। तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल अवार्ड है, और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, यूएसए बेस्ड ये पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ग्रैमी प्राइज। और इसको जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी तन्वी शाह, यानी तन्वी शाह ने ही सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार को जीता था। तो आपको याद रखना है किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो संगीत से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। यहाँ पर बात की जा रही है स्टेट की। तो देखिए जल डमरू मध्य क्या होता है। तो जल डमरू मध्य की अगर हम बात करें, स्टेट की बात करें, तो ये 2 कॉन्टिनेंट यानी 2 महाद्वीपों को अलग करता है, और 2 जलीय को आपस में जोड़ता है, 2 जलीय स्थानों को आपस में जोड़ता है, और 2 कॉन्टिनेंट को अलग करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, जल संधि, जल डमरू मध्य या स्टेट के नाम से जानते हैं।
तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही भारत और श्रीलंका, जैसा कि आपको पता है भूमि सीमा से जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए भारत, और ये हो गया श्रीलंका। तो अब इन दो के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य स्टेट, यानी कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है जो दोनों को अलग करता है? तो यहाँ पर है पाक स्टेट या पाक जलडमरू मध्य ही भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आपको ध्यान रखना इसके नाम में पाक है, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है बल्कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक स्टेट। उसके अलावा मलक्का स्टेट, जिब्राल्टर स्टेट और बेरिंग स्टेट, ये अलग अलग स्थान पर स्थित जलडमरू मध्य हैं। जैसे बेरिंग सी में बेरिंग स्टेट स्थित है जो कि पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खिलाफत आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए खिलाफत आंदोलन से कौन रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो देखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। तो क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब होता है तो अंग्रेज कहते हैं कि आप जो सभी भारतीय हैं, यानी हमारी तरफ से अंग्रेज़ों की तरफ से उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और मुस्लिमों से भी यही कहा जाता है। और हम आपके जो तुर्की के जो आपके प्रसिद्ध नेता हैं, या हम ये कह लें जिसको आप मानते हैं तुर्की में, तो हम उनको संरक्षण देंगे, यानी उनके खिलाफ हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ऐसा वादा अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता है। फिर वो अंग्रेज अपनी बात से मुकर जाते हैं और उसी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है 1919 में। और इसके अध्यक्ष गांधी जी थे, यानी गांधी जी की अध्यक्षता में ही इस आंदोलन को किया जाता है, क्योंकि गांधी जी के कहने पर ही सभी लोग पार्टिसिपेट हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। भारतीयों की तरफ, यानी भारत की तरफ से अंग्रेज़ों के लिए लड़े थे भारतीय। तो यहाँ पर बात की जा रही है कौन इससे रिलेटेड है, तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही यहाँ पर खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो देखिए बात की जा रही है शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं जो कि एक मुगल शासक है किस वर्ष हराया था? तो देखिए 2 युद्ध होते हैं यहाँ पर, आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा बाद में। पहले हम डिटेल में बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों युद्ध, और आपसे इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए 1539 में होता है एक चौसा का युद्ध, और 1526 में जैसा कि मुगल वंश की स्थापना हुई थी, बाबर के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं शासक बनता है, अगला शासक यानी मुगल शासक बनता है। और 1539 में चौसा का युद्ध होता है, और इस युद्ध में शेर खान और किसके बीच में? शेर खान और हुमायूं के बीच में होता है, और शेर खान की यहाँ पर जीत होती है और हुमायूं हार जाता है, और इसकी भिस्ती द्वारा इसकी जान बचाई जाती है हुमायूं की, और इस युद्ध में इसकी हार होती है, हुमायूं की हार होती है। और फिर शेर खान यहाँ पर शेर शाह की उपाधि धारण करता है। तो चौसा के युद्ध के बाद ही शेर खान बन जाता है शेर शाह, और ये सूरी वंश की स्थापना करता है। और आपने देखा भी होगा कुछ दिन, यानी मुगल वंश के बीच में कुछ दिन शासन चला किसका? शेर यानी सूरी वंश का शासन चला, शेर शाह ने शासन किया, और शेर शाह का मुगल वंश से कोई भी लेना देना नहीं है, ये एक अलग शासक है। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। फिर क्या होता है? 1540 ईस्वी में होता है कन्नौज का युद्ध, और 1540 में कन्नौज या इसे ही हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में, और शेर शाह और हुमायूं के बीच में, शेर शाह और हुमायूं के बीच में होता है। और एक बार फिर से दोबारा यहाँ पर हार होती है हुमायूं की, और ये 12 वर्ष के लिए ईरान चला जाता है। तो 12 वर्ष के लिए ये ईरान चला जाता है, और यहाँ पर सूरी वंश का शासन हो जाता है भारत में, यानी जहाँ पर मुगल वंश का शासन रहा था वहाँ पर सूरी वंश का शासन हो जाता है, और हुमायूं 12 वर्ष के लिए ईरान चला जाता है, और ये फिर वापस लौटता है, और फिर विभिन्न युद्धों के माध्यम से तब तक जो शेर शाह है वो यहाँ पर शासन कर चुका होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं एक बार पुनः शासन में आता है, और फिर मुगल वंश फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरी स्टोरी है। 2 युद्ध लड़े गए थे, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है? तो देखिए संविधान के आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है, और ये जो आर्टिकल है ये आपका भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है, यानी नीति निर्देशक तत्वों में ही ये बात कही गई है। और आर्टिकल
40 भी काफ़ी पूछा जाता है, तो पंचायतों के गठन से रिलेटेड है आर्टिकल 40। अगला क्वेश्चन है तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए जो तापी रिवर है इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो कि गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो वो डांस फॉर्म है बंद नृत्य। तो बंद नृत्य को ही गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, लेकिन ये केवल 20 क्वेश्चन नहीं बल्कि 20 से कई सारे यानी जो फैक्ट हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी हमने आपको बताया, जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर उनसे रिलेटेड भी बनता है तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।